सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और हमें आशा है कि सबको हमारी आवाज़ आपको आ रही होगी। एक बार जो है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ठीक है छात्रों, बाकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम के बाद आपसे जुड़ना हुआ है। सारे छात्र आ जाएंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय छात्रों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आज हम जो शुरू करेंगे वो है स्वर संधि। स्वर संधि आपने पढ़ लिया है और आपके एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, कोई परीक्षा आप दे रहे हो, तो स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र हुआ करते हैं। जब वहाँ से प्रश्न आ जाता है तो हमको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप नियम तो बहुत अच्छे से पढ़े होते हो, नियम बहुत बढ़िया से जानते हो, लेकिन प्रिय छात्र उस नियम में, जिस नियम का जो अपवाद करता हुआ आपके सामने जो उदाहरण आता है, अपवाद का जो उदाहरण आता है, वहाँ आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। तब वहाँ आप नियम लगा के दूसरी संधि कर देते हो, किंतु वहाँ नियम का निषेध हुआ रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बस कमेंट करके एक बार बता दें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सीधे सीधे आपको अपने पहली जो संधि होगी, जो पहली संधि होगी वो संधि क्या संधि, तो आप स्वर संधि की अपवाद हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ की आप देख रहे हैं, क्या पढ़ना है? स्वर संधि अपवाद सूत्र। जितने भी अपवाद हैं उनके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आओ, पहला जो उसमें वार्तिक आता है, वार्तिक ही बोल सकेंगे उसको, वार्तिक ही बोलेंगे हम, है ना जी, वार्तिक ही बोलेंगे उसको। कहते हैं अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। क्या बोलते हैं जी? अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। ठीक है जी, हाँ। अब इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसका मतलब मत सोचो कि इसका आकार बड़ा है तो बहुत कठिन है। भाई सब आसान हो जाएगा, चिंता मत कर, बस समझते चलें। ठीक है जी, थोड़ा सा समझते चलेंगे जी। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए जी। एक बार आवाज़ के बारे में क्लियर कर दीजिए। जो भी छात्र हैं जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सबका। बस एक बार आवाज़ बता दें क्लियर है हमारी, आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र हैं, जी, पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसे डरे नहीं, ये बहुत आसान है। बस हमारे साथ जो मैं जैसा कहता रहूं वैसे करते रहो, दिमाग से समझते रहो, और जब मैं बोलूं तो आप भी साथ में हमारे बोलते रहो। ठीक है जी, हाँ जी, शुक्रिया। पहले तो आप बताएं, बोलो अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। बोलो बोलो बोलो। अक्षा, दो तीन चीजें हैं, देखिए अब इसमें अक्षाद उहिन्याम आप बोल सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो है, देखिए ध्यान दे, तो इसमें है अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। बोलो बोलो बोलो, अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। सारे छात्र एक बार बोल देंगे, जितने भी हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आइए जी, अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। एक बार जितने छात्र देख रहे हो सब लोग एक बार इसका उच्चारण जरूर करेंगे। जब उच्चारण अच्छे से कर लेंगे ना, तो इसका अर्थ ऑटोमेटिक यही सूत्र आपको, ये वार्तिक है, ये वार्तिक आपको देता रहेगा जी, है ना जी। जी सम्यक अस्ति जी, बब्बी सैनी जी, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। फिर से बोलो एक बार, अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। आंखें बंद करके एक बार बोलो, आंखें बंद करो और बोलो, अक्षा
बोलो बोलो, अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। ठीक है जी, इसमें क्या क्या चीजें हैं और देख लें। इसमें है, एक है अक्षाद, अक्षाद ऊहिन्याम। ठीक है जी, क्या है जी, ऊहिन्याम। ये अलग से नहीं लिख रहा हूं, इसको तोड़ के लिख दें ताकि और समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ऊहिन्याम। अब उपसंख्यानम, ताकि आपको अर्थ निकालने में आसानी हो जाए। इस संस्कृत के अपवाद सूत्र हैं। कैसे सूत्र हैं? अपवाद सूत्र हैं। स्वर संधि के हम अपवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी जान लो अपवाद क्या होगा, फिर अपवाद में होगा क्या। अपवाद वही तो होता है, कहते हैं कि अब जैसे सारे पढ़ने वाले छात्र जुड़े हैं, हैं? अभी इसी में कोई आ जाए कि केवल मस्ती करे, वो क्या है, एक अपवाद के स्वरूप में होता है, जो नियम से थोड़ा हट के होता है ना। ऐसा हम कह सकते हैं, जो नियम, जहां पर नियम का निषेध हो रहा हो वही तो अपवाद है कि नहीं है ना जी। कहते हैं सब बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एक आध अपवाद है, मतलब वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, है ना। ऐसा यही तो अपवाद, जहां नियम पर नियम का निषेध करके कुछ और हो रहा हो वही कहलाएगा अपवाद। तो कहने का मतलब है, अभी आप जो जितने भी चीजें पढ़ने जा रहे हो उसमें यही होगा कि देखने में तो कोई नियम लगेगा, देखने में लगेगा यहां पर गुण संधि का नियम है, लेकिन गुण ना होके कोई और संधि हो जाएगी, इसीलिए इसको कहा गया स्वर संधि के अपवाद, है ना जी। सभी को नमस्कार जी। अब यहां पर जैसे एक पहला हम वार्तिक पढ़ रहे हैं, अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी यही कार्य करेगा। मतलब अब ये हमको बताएगा, ये वार्तिक है, ये हमको वार्तिक ये बताता है कि कहीं पर अक्षाद मतलब अक्ष शब्द हो, अक्ष से, पंचमी अक्ष से, अक्ष से है, अक्ष से, क्या अक्ष से, अक्ष से ऊहिनी, ऊहिन्याम सप्तमी लगी है, बालिकायाम रमायाम सप्तमी। मैंने कहा जिस पद में सप्तमी लगी होती है वो प्लस के बाद रहता है, तो ये जो है प्लस के बाद रहेगा। तो कहने का मतलब है अक्षाद मतलब अक्ष शब्द के बाद अगर क्या आए, ऊहिन्याम, ऊहिनी शब्द आए, क्या आए, ऊहिनी शब्द आए, ऊहिनी, तब वहां पर उपसंख्यानम, मतलब वार्तिक, ये वार्तिक को बता रहा है उपसंख्यानम, तो अक्ष के बाद ऊहिनी आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, होना चाहिए, अक्ष में आ है इधर ऊ है, तो वहां पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, वहां पर हो जाएगा गुण के स्थान पर वृद्धि। क्या, गुण के स्थान पर वृद्धि संधि, गुण के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है जी। अब कहें गुरु जी गुण के स्थान पर वृद्धि क्या, तो आप यहां अगर अपनी आंखें थोड़ा बड़ी करो और एक चीज देखो, तो अक्ष में क्या है, अक्ष में आ है, ऊहिनी में क्या है, ऊ है, तो पूर्वण आपका आ है, परवण ऊ है। अब आपने संधि तो पढ़ा ही है, गुण संधि का नियम तो यही तो है कि आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यही तो पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं, यही पढ़ा है। अगर आप नियम लगाओगे, माना आपके पास अक्ष धन ऊहिनी आ गया, एग्जाम में पूछेगा बताओ इसमें कौन सी, हाँ बिल्कुल रेणु जी, कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, अगर यहां आ निकाल लिए, पर मैंने कहा परवण पूर्वण संधिवण, तो पूर्वण आ, परवण ऊ, और आ और ऊ आता है तो यहां गुण संधि होती है और दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, तो यहां ओ हो गया, तो अक्षोहिनी, ये ऐसे बन जाएगा अच्छोहिनी, लेकिन अक्षोहिनी नहीं होगा। यहां कहा गया है पर्टिकुलर, एक ही उदाहरण है, एक ही उदाहरण है। अब ये भी समझ लो, जो वार्तिक होंगे आपको एकदम लिमिटेड उदाहरण, सीधे सीधे आपको यहां उदाहरण वही दे दिया जाएगा। अब अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक का केवल एक ही उदाहरण है, क्योंकि ये वार्तिक ही कह रहा है कि भाई अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आएगा तो गुण के स्थान पर वहां पर हम वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो यहां पर एक ही उदाहरण है, अक्ष धन ऊहिनी। इन्होंने कहा कि अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आएगा तो भले वहां नियमतः गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन
गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि हो जाएगी, और वृद्धि में ओ का क्या होता है, औ हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। औ क्यों हुआ, क्योंकि अक्ष के बाद जब ऊहिनी आता है तो गुण के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। केवल अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आएगा तब, समझे। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका अक्ष है, ठीक, यहां हिनी बचा शेष, ठीक है जी। समझ में आ रहा है गुरु, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बंधु, आएगा। बस इतना जानो कि अपवाद है तो होगा कुछ और, उसके स्थान पर कुछ और आदेश होगा, यही है, ठीक है जी। हाँ जी, अभी बढ़िया रेणु जी, एकदम अच्छा है, ठीक ठाक। आप लोगों की दुआएं हैं, हमारे छात्रों का प्यार है ना जी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये बन जाएगा, बनना चाहिए इसको अक्षौहिणी, यही बनना चाहिए ना, अक्षौहिणी। अब जब क्ष शब्द है बीच में, वैसे है पूर्व पदा संज्ञायाम अगः एक सूत्र होता है, उसके अनुसार ना के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, णा आदेश हो जाता है। ना के स्थान पर णा आदेश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा शब्द अक्षौहिणी। क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी। क्या बन जाएगा जी, अक्षौहिणी। देखिए जी, संस्कृत शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत साहित्य शास्त्र में ये वृद्धि इसलिए किया गया, गुण के स्थान पर वृद्धि इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप वृद्धि ना करते तो अक्षौहिणी ना बनता, ये बनता अक्षौहिणी। क्या बनता, अक्षौहिणी बनता, और अक्षौहिणी कोई शब्द नहीं है। संस्कृत शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कोई सार्थक शब्द के रूप में अक्षौहिणी नहीं है। हाँ, अक्षौहिणी सेना होती है, तो अक्षौहिणी एक सार्थक शब्द के रूप में है। अतः जो है गुण के स्थान पर क्या कर दिया गया, आपको वृद्धि कर दी गई और बन गया है अक्षौहिणी, ठीक है जी। समया चौधरी जी, सब बढ़िया है जी, नमस्कार आदाब जी, है ना जी, बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। लाइक कर दो, लाइक करके आओ जी, है ना जी, कोई दिक्कत। और आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा ये भी जान लो, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। पूछेगा, ये तो दे दे अक्ष धन ऊहिनी का संधित पद क्या होगा, एक ऑप्शन में दे देगा अक्षौहिणी, एक में दे देगा अक्षौहिणी, और एक में दे देगा अक्षौहिणी। तो बताओ ये सही, ये सही, ये सही, कौन सा सही करोगे, तो अक्षौहिणी सही करोगे। घबराना नहीं कि भाई यहाँ आ आया, यहाँ ऊ आया तो ओ हो जाएगा, ओ तो होगा, लेकिन कहा गया अक्ष के बाद ऊहिनी आएगा तो गुण के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत है। हाँ बिल्कुल रेणु जी। अब पूछेगा अक्षौहिणी में संधि कौन सी है, बताओ, या अक्ष धन ऊहिनी में संधि कौन सी है, तो गुण नहीं होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे बंधु, है लाइक नहीं मार रहे हो, है लाइक मार दो। तो आई बात गई समझ में, समझ गए, समझ गए कि नहीं, अगर समझ गए तो आम लिख के भेजो, फिर हम आगे बढ़े। अगला सूत्र आपके सामने दें। चलो जी, फटाफट बताओ जल्दी से, आई बात गई समझ में। आम, वेरी गुड, चलते हैं। गुड, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला। हाँ, ऋतेचा तृतीया समास से घबराना नहीं है, हमारे साथ ही यही पढ़ के याद कर लेना है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ऋतेचा तृतीया समास से मेनली आपको उदाहरण याद होना चाहिए। एक बार अगर इस सूत्र नहीं याद होते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, शिक्षक होने के नाते हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे ये आपको याद ना हो, क्योंकि अगर यही याद होगा तभी आपको ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रह सकता है ना। अगर ये याद होगा, ये सूत्र याद होते हैं तो हमको नियम हमको कभी भूलते नहीं हैं, वो उदाहरण हमको कभी भूलते नहीं है, अगर सूत्र याद होता है तो ना। अगर केवल आप रट्टा मार के गए हो उदाहरण तो स्लिप हो सकता है। बोलो मेरे साथ बोलोगे, ऋतेचा तृतीया समास से, बोलो मेरे साथ बोलो, ऋते च तृतीया समास से। फिर से बोलो, ऋतेचा तृतीया समास से, बोलो। आंखें बंद करके बोलो मेरे साथ,
ऋते चा तृतीया समासे, ऋते चा तृतीया समासे। एकदम कन है, आपको स्मरण में आ जाना चाहिए, आपके हृदय में आ जाना चाहिए क्या? ऋते चा तृतीया समासे अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम अस्तु ऋते चा तृतीया समासे। ऋते चा तृतीया समासे, तृतीया समासे से मतलब तृतीया तत्पुरुष समास। ऋते मतलब ऋत शब्द हो, क्या हो जी? ऋत शब्द, जैसे बालके रामे हैं तो सप्तमी लगी है ऋते में, सप्तमी अगर इस शब्द में सप्तमी लगी है तो प्लस के बाद रखा जाएगा, है ना जी। और क्या कह रहे हैं? साथ में तृतीया तत्पुरुष समास हो, साथ में क्या हो? तृतीया तत्पुरुष समास हो। कुल मिला के इसका जो शाब्दिक अर्थ है तृतीया समास है, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। और ऋते मतलब ऋत शब्द, ऋत, ऋते मतलब ऋत, ऋत शब्द क्या आएगा? प्लस के बाद आए हैं। अब हमको पूर्ववर्ण जानना है तो पूर्ववर्ण में आप ऐसा लिख लो, आवर्ण के बाद जी, कहां गया जी? ऐसा आप लिख सकते हो, आवर्ण हो, हाँ, आवर्णांत पद हो, ऐसा कह सकते हैं, आवर्णांत पद हो। पद क्या? शब्द हो, आवर्णांत शब्द हो। के बाद क्या आए? ऋते मतलब ऋत शब्द आए, क्या आए? ऋत शब्द आएगा तो क्या होगा? प्रिय छात्र, वहां पर आपको अब आ के बाद री आता है तो क्या दोनों के स्थान पर अर आदेश होता है क्या? अब यहां री शब्द है ता, अब ऋत शब्द में री होगा ना, परवर्ण री होगा, तो इसके और इस आ के स्थान पर हम क्या आदेश करते हैं? होना चाहिए गुण संधि के अनुसार अर होना चाहिए, लेकिन अर के स्थान पर अर का वृद्धि क्या होगा? आर होगा। अर का ये गुण है तो अर का वृद्धि क्या होगा? आर होगा। कुल मिला के आवर्णांत शब्द के बाद ऋत शब्द आए और साथ में क्या हो रहा हो? एक कंडीशन और दे रहा हो, ऐसा तो आपको मिले ही, आवर्णांत शब्द के बाद ऋत शब्द आए, साथ में दोनों पद में तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा हो। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास भी हो रहा हो, ठीक है जी। क्या क्या कंडीशन? 3 कंडीशन हैं कि ऋते चा तृतीया समास से आपसे कहता है कि पूर्व पद में आ आया हो, या यूं कह लो कोई आवर्णांत शब्द हो, उसके बाद आवर्णांत मतलब आवर्ण जिसके अंत में हो, ई ना हो, आ हो, उसके बाद ऋत शब्द आया हो, क्या आया हो? ऋत शब्द आया हो। और तीसरी कंडीशन जो मेन इंपॉर्टेंट है कि दोनों पदों में तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा हो, है जी। रेणु यादव जी, प्रिय छात्रों देखो, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हमको जो देना है हम पूरा देंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन अपनी हैंड रिटन नोट्स आप लोग बनाते चलो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका लिखा हुआ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी तो हम मैटर प्रोवाइड कराएंगे, वो बात अलग की है, या फिर हम ये सारी PDF आपको तो शेयर कर देते हैं, एंड डेली शेयर कर देता हूँ, उसके लिए टेंशन नहीं लें, लेकिन अपने हाथ से बनी नोट्स सबसे बेहतर होती है ना जी। वेरी गुड। तृतीया तत्पुरुष समास हो, और चलते हैं तो मतलब क्या है? कुछ लिमिटेड उदाहरण होंगे, ये भी समझ लो, कुछ लिमिटेड उदाहरण होंगे जैसे, और देखते हैं उदाहरण जैसे, जैसे जैसे कैसे बना लेंगे हम लोग? कहते हैं सुख धन ऋता, क्या? सुख धन ऋता, यही सब आएगा। तो इससे अलग जो उदाहरण बता रहा हूं, यही उदाहरण, इससे अलग उदाहरण नहीं आने वाला है। सुख धन ऋता, क्या है जी? सुख धन ऋता लिखा हुआ है। अब देखेंगे आवाज देख लीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आवाज जा रही नहीं। सुख में क्या है? आ है, आवर्णांत, आवर्णांत शब्द है, उसके बाद ऋत शब्द आया है, कंडीशन सही है। अब ये देखो इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका सुख धन ऋतः है, ये बनता है क्या? यहां री आया, अब यहां पे होना क्या चाहिए?
आ के बाद री आता है तो गुण संधि हो जाती है, अर आदेश हो जाता है ना, अर ये आदेश होना चाहिए, किंतु कहा गया है अगर आ वर्णांत शब्द के बाद रित शब्द आएगा तो अर होगा, लेकिन अर के स्थान पर हम लोग वृद्धि आदेश कर देते हैं, क्या आर आदेश कर देते हैं। तो भले यहां गुण संधि का नियम दिख रहा है, ऋतेचा तृतीया समास से वार्तिक से यहां अर के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, आर आदेश कर देंगे। ठीक है, यहां अब क्या बचा, सुख हलंत, यहां री आगे, यहां तह बचा। ठीक है जी, अब आपस में वही काली मेहंदी, काटो घोलो और लगा लो, जोड़ो और संधि बना लो। यहां क्या आएगा, ये आ जाएगा खा में सुखा। अब जब ये रा हलंत है, अगर आगे व्यंजन है तो ऊपर रेफ लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, सुखारता। सुखारता का मतलब होता है सुख से युक्त, से साथ द्वारा, मतलब तृतीय तत्पुरुष है, सुखेन ऋतः, इसका जो विग्रह होता है सुखेन ऋतः, सुख से युक्त, इसका मतलब है तृतीय तत्पुरुष समास भी इस पद में है, और सुख के बाद ऋत शब्द भी आ रहा है, मतलब इसमें संधि कौन सी होगी, बता देना छात्रों, वृद्धि संधि होगी। कौन सी, भले यहां नियम आपको दिख रहा है कि गुण का, लेकिन वृद्धि संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अरे समास नहीं पढ़ा रहे हैं, अपवाद पढ़ा रहे हैं। समास की चर्चा आई है थोड़ी सी, इत्तू सी है, समास नहीं पढ़ा रहे। कंडीशन, समास कंडीशन बता रहा है कि भाई अगर अवर्णांत शब्द के बाद ऋत शब्द आता है तब क्या होगा, तब जो है कौन सी संधि लगाओगे, जैसे आ गया सुख धन ऋतः आ गया, तो कौन सी संधि करोगे, हो आप सुख में तुम नियम लगाओ, आप यहाँ पे आप नियम लगाए कि आ है यहाँ री है, और आ के बाद री आता है तो गुण संधि होती है, अर आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाएगा, सुखरता बन जाएगा, और सुखरता कोई शब्द होता नहीं है, सुखरता कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए इनको एक वार्तिक लिखना पड़ा, ऋतेचा तृतीया समास से। इसका मतलब होता है सुख के बाद, मतलब कोई भी अवर्णांत शब्द के बाद ऋत शब्द आया हो, और दूसरी कंडीशन दोनों में तृतीया तत्पुरुष समास लग रहा हो रहा हो, तो यहाँ सुख धन ऋतः, इसका बनता है सुखार्तः, और सुखार्तः का जो समास कोई पूछे सुखार्ता में सुख से युक्त, इसका अर्थ होता सुख से युक्त, तृतीया से साथ द्वारा, मतलब सुखेन ऋतः है, सुखेन ऋतः। और ये कहेंगे सर हम कैसे जान पाएंगे समास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम बता रहे हैं, इसके लिमिटेड उदाहरण हैं, उदाहरण अपने ध्यान में रखो, सारा काम हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। आइए सारे गाजीपुर वालों, बहुत बहुत स्वागतम अस्ति अस्तु। तो ये सुखार्ता हमें संधि कौन सी हो गई, तो कहोगे वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, ऐसे ही दुख धन ऋतः दुखार्तः, कष्ट धन ऋतः कष्टार्तः, मैं लिख दे रहा हूं, बाकी सब लोग अपने अपने इसको संधि बना लेना, संधि बना लेना। मैं आपको उदाहरण लिख दे रहा हूं, जैसे वहां सुखार्तः हो गया, यहां वैसे ही बनेगा दुख धन ऋतः दुखार्तः। ठीक है जी, यही इतना याद कर लो, यही उदाहरण, इससे ज्यादा आएगा नहीं। उसके बाद कष्ट धन ऋतः, ठीक है, कष्ट धन ऋतः कष्टार्तः। अब आर्तः आर्तः आर्तः, अब कहीं पर भी ध्यान देना, कहीं पर भी आर आर की ध्वनि आए, कष्टार्तः दुखार्तः सुखार्तः आर्तः, आर 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 आ रहा है ना, तो आर का मतलब वृद्धि। जब हम वृद्धि संधि पढ़ा रहे तो वहां पे मैंने एक बात कही थी, कुछ किसी ने कहा था सर ए का अय हो गया, ओ का औ वृद्धि हो गई, तो आ का दीर्घ आ नहीं कर रहे हैं आप, वहां पे आ नहीं, तो वही आ है जो वहां बच गया था, यहां पर वृद्धि के रूप में आर 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 आदेश हो रहा है। समझे कि नहीं समझे बंधु, है ना जी? तो अब कहीं पर दुखार्ता कष्टार्ता सुखार्ता ये सारे शब्द आते हैं, तो संधि कौन सी बताओगे, वृद्धि संधि बताओगे। कौन सी संधि, वृद्धि संधि बताओगे, और ऋतेचा तृतीया समास से वार्तिक से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं प्रिय छात्रों, है ना जी? हाँ, एक बार अगर ना समझ में एक बार वीडियो और देखिएगा, लेकिन संस्कृत को छोड़िएगा नहीं, आपकी जिम्मेदारी है ना जी? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, एक और लेते हैं, एक और आप बताते हैं। चलो, हैं जो कुछ मैं सारे अपवाद पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बता दे रहे हैं।
आपने संस्कृत चंद्र पर आपका विश्वास है तो है, ठीक है जी। अगर आपने जताया है तो हम तोड़ेंगे नहीं। उपसर्गा धृति धातु, और बिल्कुल कभी क्लास जैसे किसी कारणवश नहीं हो पाती तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि ये समझ लिया कीजिए कि कहीं हम कुछ ऐसी परिस्थिति में हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है कि हम यहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे, नहीं तो क्लास लिए बिना हमसे भी नहीं रहा जाता है। जब तक आपसे ऑनलाइन मुलाकात ना हो तब तक हम भी नहीं रह पाते हैं, समझे ना जी। अब से कह दो जी, है ना जी। उपसर्गा धृति धातु, ये उपसर्गा धृति धातु क्या होती है उपसर्गात ऋति धातु, उपसर्गात ऋति, दो तीन बार बोलो, ऑटोमेटिक ये जो है आपको अर्थ देने लगेगा। दो तीन बार इसका उच्चारण कीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको अर्थ देने लगेगा। बोलो वो उपसर्गा धृति धातु, बोलो 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 उपसर्गा धृति धातु। और एक बार बोलो उपसर्गा धृति धातु। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, फिर बोलो उपसर्गा धृति धातु। और एक बार बोलो जी उपसर्गा धृति धातु, ठीक है जी। उपसर्गा धृति धातु, धृति धातु, धृति धातु, मतलब समझिए थोड़ा सा इसका। प्रिय छात्र कह रहे हैं कि सर जी बहुत पढ़ाने का, अच्छा जी। पहले तो ये जानिए संस्कृत जो व्याकरण है वो जो कोई भी पढ़ाया होगा या कोई, क्योंकि वही आप चाहे एक प्रोफेसर लिखेगा तो वही लिखेगा, क्योंकि जो पाणिनि लिख के चले गए हैं कोई पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा है। जो पाणिनि जी की जो पाणिनि अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है वही सारे पढ़ाएंगे, कोई पढ़ाएगा ना जी। उसके अलावा व्याकरण कोई रचनाकार है ही नहीं है यहाँ पे जो नया व्याकरण रचा हो। चूंकि आपसे जो पूछा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो चीजें हैं कोई भी पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा, ठीक है जी। हाँ, कोई पढ़ाएगा तो वही, क्योंकि संस्कृत ऐसी चीज है जो इसमें नया काम आपको मिलेगा, ऐसा नया काम हो, नए काम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो व्याकरण है जो संधि है कोई चेंज करके थोड़ी लिखा। अब गुण संधि का नियम वही है, अब उसी को चाहे जो पढ़ाए है, नियम तो वही है। अब कोई नियम तो चेंज, हाँ तरीका अपना अपना हो सकता है, ठीक है जी। नियम तो कोई चेंज कर नहीं देगा बंधु, है ना जी। आए जुड़ते हैं उपसर्गा धृति धातु। ये जो उपसर्गा धृति धातु है इसका मतलब सुने, उपसर्गात ऋति धातु, ऐसा कर सकते हैं ना जी। उपसर्गात, बोलो बोलो उपसर्गात ऋति 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 धातु, छोटे की मात्रा लगी, इसका मतलब है वो बाद में आएगा। कहां आएगा तो कह रहे हैं बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है उपसर्गात, उपसर्ग, क्या उपसर्ग की चर्चा की गई है। तो उपसर्ग से तात्पर्य है कि आप इसका थोड़ा सा नियम लिख लो बस, है अपने अनुसार। अवर्णांत उपसर्ग हो, मतलब शुरू में एक उपसर्ग होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग होगा। उसके बाद क्या करें, रीति, रीति का मतलब वही ऋत शब्द, कौन सा शब्द है, री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, क्या हो, री से स्टार्ट होने वाली, री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, ठीक। कोई धातु हो, अवर्णांत उपसर्ग हो, उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, ठीक है जी। ठीक है, री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, तब क्या होगा, इस अवर्णांत उपसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर, गुण के स्थान पर फिर क्या होता है, ऐसा अगर कहीं पर हो तो ये लिख लो इधर, फिर क्या होगा, फिर गुण के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा। जहां भी कोई भी गुण के स्थान पर वृद्धि होगा, ठीक है जी, गुण के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा जी। क्या होगा भाई,
वृद्धि आदेश हो जाएगा, गुण के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगर अवर्णांत उपसर्ग के बाद, कहने का मतलब ध्यान देना, पूर्व वर्ण में कोई ना कोई उपसर्ग होगा, पूर्व वर्ण में कोई ना कोई उपसर्ग ही होगा, और उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई ना कोई धातु जरूर आएगी। ठीक है जी। हाँ, तो चलते हैं देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, कहते हैं प्रा, और ये भी है कि बहुत लिमिटेड उदाहरण उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, तो 22 से तो 22वां उपसर्ग तो अवर्णांत है नहीं, कुछ ही हैं, 4-5 ऐसे हैं जो कि अवर्णांत हैं। ठीक है जी, कैसे हैं, जिसके अंत में आ आता है, कुछ ही उपसर्ग आपके हैं। हाँ जी भाई, थोड़ा पानी दे दो। भेज दीजिए। हाँ जी, उपधन ऋच्छति, ध्यान दें, जैसे क्या है, उपधन ऋच्छति। एक चीज और ध्यान देना, अब जैसे आपके एग्जाम में उपसर्गों से भी प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से उपसर्ग है ना जी, ढेर सारे ऑप्शन देता है, 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा देता है, एक ऑप्शन ऐसा देता है। तो अब प्रिय छात्रों, बहुत सारे छात्र हैं जो हलन सही कर देते हैं। हालांकि जब हम उपसर्ग पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से हम बता देंगे, इतना बढ़िया बता देंगे कि आप उपसर्ग का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। लेकिन ये चीज विशेष ध्यान देना, उपसर्गों में अब आया है तो बता दे रहा हूं कि जो उपसर्ग होता है, प्रपरा अपसम अनु अवनिस निर्दुस दुर्बियांगनी अधि अपि उत उप जो होता है उसमें हलंत नहीं होता है, हलंत हो जाएगा तो ये व्यंजनांत हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कैसा है, अवर्णांत उपसर्ग है, मतलब इसमें हलंत नहीं लगा रहता है जब ऐसे वहां पे है। अब उप के बाद री आया है, यहां पर आ है, यहां पर री है। ठीक है, अब दोनों के स्थान पर होना क्या चाहिए, नियमतः जो आपने गुण संधि पढ़ा है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए, किंतु इन्होंने कहा है अवर्णांत उपसर्ग हो, क्या हो, शब्द ना हो, कोई उपसर्ग हो, उसके बाद रे से प्रारंभ होने वाली धातु, जैसे उपधन ऋच्छति, यहां पर उ से रे से प्रारंभ होने वाली धातु भी है, तो अब यहां पे गुण के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। तो गुण है अर, तो इसकी वृद्धि क्या होगी, आर, अर का आर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, आर। अब यहां पे कौन बचे, आपके उप बचे, यहां छति, आपस में वही जोड़ो और बना लो, तो ये बन जाएगा, आ आएगा पा में, उपा। अब ये आगे चूंकि व्यंजन है तो इसका क्या हो जाए, ऊर्ध्वगमन हो गया, ये हो गया उपार छति। क्या बन गया जी, उपार छति। क्या बन गया, उपार छति। कोई समस्या, कोई दिक्कत, एनी समस्या वर्तते जी, द्वाविंशति उपसर्गाः कत, हाँ, तो उपार्छति। ठीक है जी। फिर एक है प्रार्थति, प्राधन ऋच्छति है, प्राधन ऋच्छति, वो भी बना लो। ठीक है, बना क्या लो, हम बता, अब आप समझ लीजिएगा, प्राधन ऋच्छति, प्रार्थति, पूछ लेगा, इसी में पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, उदाहरण 1-2 और हैं, लेकिन पूछेगा तो इतने में आपका काम हो जाएगा। प्रा क्या है, उपसर्ग है एक, जिसमें कि अंतिम में आ आता है, अवर्णांतीय उपसर्ग होता है। मेरे अर्चना कुमारी जी बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत सारे छात्र एकदम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको मैं यही बता दूं कि परेशान नहीं होना है, आराम से वेट कीजिए, बस 1-8 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। काहे लिए टेंशन लेके घूम रहे हो, इतना है, आराम से सुखैन आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में पूरे मन के साथ जुट जाइए हैं। और इधर उधर दिखा रहा है ना जी, इधर उधर बहुत सारे छात्रों को दिखा रहा है, कुछ साइट की प्रॉब्लम है, कुछ उनकी अपलोडिंग की जो भी समस्याएं हैं, आप आराम से सीधे सीधे अर्चना जी अब सीधे रिजल्ट देखिएगा, बेहतर आएगा। आप सब लोग बहुत बढ़िया करके आए हो, हमें पता है। प्राधन ऋच्छति, प्रार्थति, ठीक है जी। ऐसे प्रांजति, अस्तु, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी, उपार्थति और प्रार्थति। ठीक है, आगे बढ़े। उपसर्गादृति धातु, कोई दिक्कत इसमें से तो नहीं है जी, बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुण, ध्यान है, ज्यादातर गुण के स्थान पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये थोड़ा सा रात में देखिए, 12 बजे के बाद थोड़ा सा साइड जब अच्छे से चले, है ना जी। आगे देखिए अगला, और
कौन कौन से हो गए जी हमारे पास? ऋतिजा हो गया, और ठीक ठीक, एक और देख लीजिए। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, क्या है जी? शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, छाप लो, छापते चलो, लिखते चलो। शकंध्वादिषु, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार भैया कमेंट करके बता दो। नहीं पर लगा हम इधर स्वाहा कर रहे हैं, आप लोग उधर स्वाहा कर रहे हो, हैं? बराबर से स्वाहा करेंगे ना जी। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। और एक बार बोलो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। बोलो बोलो मेरे साथ बोलना है, बोलो शकंध्वा। आंखें बंद कर लो, कहाँ मोबाइल निहाल रहे हो, अब मत देखो मोबाइल, आंखें बंद कर हमको सुनो, फिर बोलो, बोलो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। समझ में जी? हाँ, बोल लो, आंखें बंद कर, लिखे ना भेज जाओ, आंख बंद करके बोल लो, बोलो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। हमको पता है कि कितना घर पे पढ़ोगे, इसीलिए हम अपना काम यहीं करवा ले रहे हैं तुम लोगों से, कि यहीं पढ़ लो, यहीं जान लो। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। अब यहां पर एक है शकंध्वादि, शकंध्वादि शु है मतलब सप्तमी, शकंध्वादिषु पर रूपम मतलब पररूप, वाच्यम मतलब कहना चाहिए है शकंध्वादि गण। जैसे आप शब्दों का समूह होता है, क्या होता है? अरे अभिषेक जी पढ़िए, शाम को आराम से देखिए, क्लासेस आपकी लगी रहती हैं, ऐसा तो नहीं कि क्लासेस हट जाती हैं, थोड़ा सा समझिए, हैं? तो और भी सारे छात्र हैं, तो सबको देखते, क्लास बढ़िया की सुबह सुबह 7 बजे क्लास है अभिषेक जी, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, शाम को आप चाहे देख लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारी क्लासेस बनी रहती हैं, कहीं गायब नहीं होती है ना जी। कहते हैं शकंध्वादि शब्दों का समूह होता है, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ना, भार्गवास है, भार्गव वगैरह की, जो भी अंग्रेजी वाली, अंग्रेजी के शब्दों का समूह होता है? तो समूह का मतलब गण, गण का मतलब समूह। तो संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में क्या होता है प्रिय छात्र, कि जो समूह, शब्दों का जो समूह है उसको गण कहा गया। क्या कहा गया? गण कहा जाता है। जैसे अभी बहुत सारे आएंगे, अब आगे आप पढ़ोगे तो बहुत सारे आएंगे ऐसे जी, हैं? शौंडादि गण है ना जी, और शकंध्वादि से यहाँ पर आएगा शकंध्वादि गण। अब सकंध्वादि गण क्या होता है? सकंध्वादि गण मतलब सकंधु आदि गण, उस गण का, उस समूह का, जैसे बहुत सारे शब्दों का समूह है, और उस शब्दों के समूह का नाम जो है कैसे रखा जाए? तो कहते हैं उस शब्दों के समूह में जो पहला शब्द लिखा होता है उसी के नाम पे उस समूह का नाम रख देते हैं, शब्दों के समूह का है। अब शब्द तो बहुत सारे हैं, समूह में शब्द भी बहुत, कितनों का नाम रखें? तो जो पहला शब्द लिखा होता है उस पूरे समूह में, उसी के नाम पे, जैसे रमेश, सुरेश, गणेश में पहला नाम रमेश, रमेशादि गण है, रमेशादि समूह, समझे ना? गण का मतलब समूह। वैसे संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में क्या होता है, जो शब्दों के समूह हैं उस समूह का नाम का निर्धारण पहले शब्द के अनुसार किया जाता है। अब जैसे कोई शब्दों का समूह होगा, उसमें पहला शब्द लिखा होगा शकंधु। क्या लिखा होगा? बोलो बोलो, पहला शब्द लिखा होगा शकंधु, ठीक है जी, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो उस समूह का नाम क्या पड़ गया? सकंध्वादि गण। अब कहते हैं कि इसका सूत्र, ये जो वार्तिक लिखा है, इसका मतलब यही है मेरे प्रिय छात्रों, कि जो सकंध्वादि गण के शब्द होते हैं, किसके? शकंध्वादि गण के शब्द में
सॉरी, सकंध्वादि, अभी मैं एकदम शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। गण के शब्द में क्या होता? पररूपम वाच्यम। वाच्यम मतलब कहना चाहिए पररूपम मतलब पररूप संधि। ठीक है जी। सकंध्वादि गण के शब्दों में पररूपम मतलब पररूप कहना चाहिए। पररूप कहना चाहिए। मैं अभी शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। वाच्यम कहना चाहिए। कहने का अर्थ यह है प्रिय छात्र, इसका नियम कैसे होगा? नियम क्या होगा? जब पररूप कहना चाहिए, पररूप मतलब पर वाले वर्ण की तरह हो जाना है, बाद वाले वर्ण की तरह हो जाना। वेरी गुड, शुक्रिया जी। अरे हम वो चाय बिना पिला पढ़े जो है पिला रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ मेरे प्रिय छात्रों की सुबह सुबह कार्य आपका ज़्यादा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मजबूरियाँ थोड़ी सी हमारी हैं। कोई बात नहीं है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। लेकिन प्रिय छात्र, कोई जो भी है आप लास्ट में देख लीजिएगा, मतलब कहने का ये वीडियो बाद में देख ले। कोई समस्या हो हम हाजिर हैं, आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका निवारण करेंगे। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत रहेगी तो बाद में देखिए, हमको बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट में देखता रहता हूं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, परेशान मत होइए। हाँ, शकंध्वादि गण के जो शब्द होंगे उसमें पररूप संधि कहना चाहिए। पररूप में होता क्या है मैंने बताया है, पररूप यही होता है। ऐसे है, ये जो है पूर्व वाले का पर वाले वर्ण की तरह जाके उसमें हो जाना, वही पररूप कहलाता है। यही तो होगा। किंतु इसमें क्या होगा? अब इसमें जो प्रथम पद होगा उसका जो टी वर्ण होगा, कौन सा वर्ण? टी वर्ण। सकंध्वादि गण का टी वर्ण, सकंध्वादि गण का जो टी वर्ण होगा। अब कहेंगे टी क्या है? टी हम मैंने पढ़ा दिया है, टी संज्ञा। अब कहने का मतलब जो प्लस के पहले टी संज्ञक वर्ण होगा, किसका पररूप किया जाएगा? टी संज्ञक वर्ण का है, या यूं कह लो, पॉइंट बना लो, इसे पॉइंट बना लो बढ़िया से कि शकंध्वादि के जी, इसमें और क्या होगा? पूर्व वर्ण का प्रथम पद। कैसा लिखो? प्रथम पद के टी वर्ण का, किसका जी? टी का। टी वर्ण मत लिखो, टी का। टी का पररूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पररूप हो जाता। अभी हम एक उदाहरण देंगे, समझ का पररूप हो जाता है। चलो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है जी, आओ देखते हैं। पहले शकंध्वादि गण का पहला ही शब्द उठाते हैं। ठीक है, शक धन अंधु। लिखो लिखो लिखो, छापते रहो, बता रहे हैं, निहारो नहीं, केवल हमें पता है बहुत काम है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, काम है साथ में, लेकिन अब क्या बताएं भाई। घर वालों को कह दो काम कर लिया करें, सुबह सुबह आप पढ़ाई करती हैं, ठीक है ना जी, कहो सुबह सुबह उठ के काम पे लगा दिया करोगे, काम करो, हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? शकधन अंधु है, गुस्साएंगे। ठीक है अभिषेक यादव जी, मैं समझ पा रहा हूं आपकी मजबूरी है। शक धन अंधु, शक धन अंधु, शक में क्या है? अगर क्या करें, नियमतः इसको पढ़ें, अगर नियम से पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे बताओ? अगर इसमें नियम लगाएं तो का में क्या है? आ है, इधर भी आ है, इधर शक बचा आपका। हाँ, वही जो शक करते हैं किसी के ऊपर है, धू, ये क्या हो गया? धू, है ना जी। शक धन अंधु। अब शक का अ, अंधु का अ, पूर्वर्ण में आ, परवर्ण में आ, अकह सवर्णे दीर्घा याद आएगा। परीक्षा में ऐसे आया तो आपको अकह सवर्णे दीर्घा याद आएगा, किंतु मेरे छात्र यहां दीर्घ नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर इसमें क्या होगा? इसमें किसके स्थान पर? तो कहते हैं दीर्घ के स्थान पर पररूप आदेश होगा। क्या आदेश होगा?
पररूप आदेश हो जाता। अभी तक क्या आदेश हो रहा था? वृद्धि आदेश हो रहा था ना, दीर्घ के स्थान पर यहाँ पररूप। अगर हम दीर्घ संधि करते तो ये एक शब्द बनता शकांधु। क्या बनता? शकांधु। और शकांधु कोई सार्थक शब्द नहीं है संस्कृत शास्त्र में, इसलिए इनको लिखना पड़ा सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। ठीक है, तो कहेंगे तब क्या करें गुरुजी? तो कहा है प्रथम पद के टी का पररूप हो जाता है। चलो अब हमको बताओ, आप लोग टी संज्ञा पढ़ चुके हो, इसमें प्रथम पद है शक। शक में टी वर्ण कौन सा है? बोलो बोलो जो। जी बताओ, बोलो बोलो, पहले बताओ शक में जो शक शब्द है इसमें आप बताएं टी संज्ञक वर्ण कौन सा है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, टी संज्ञक वर्ण बताओ। उल्टा हमें समझाया, सुबह सुबह फोन लेके बैठ गए हैं, और जब वो ज़्यादा कुछ बोले ना तो आप लोग बोल दिया करो, माहेश्वर सूत्र पढ़ने लगा करो। आई उण री लृका ए ओंग ए औ छाय वट लड़ यमंगण नम जबई घट दस जब गड दस खप छटत चट तो कपय सस सर हल। और बोलें तो सकंध्वा दिशु पर रूपम वाच्यम बोल दिया करो। और कहें कि बैठी हो फोन लेके तो कह दिया करो क्या? अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। और बोलें तो ऋतेचा तृतीया समास से बोल दिया करो। देखें कब तक जो है बोलते हैं, दो तीन बार बोलोगे वो बोलना छोड़ देंगे आपसे। तो क्या सकंधु तो क्या बनेगा? टी संज्ञक वर्ण बताओ लिख के। तो पहले टी संज्ञक वर्ण भेजो, बताओ शक शब्द है, शक में टी संज्ञक वर्ण कौन सा है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, सारे लोग पढ़ चुके हो टी संज्ञा, इसीलिए टी संज्ञा आपको पहले पढ़ाई गई क्योंकि उसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। बताओ टी संज्ञक वर्ण कौन सा है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ 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 बताओ, हम सारा जुगाड़ है। कहूँ कुछ बोले माहेश्वर सूत्र तुम बोलने लगना, और बोलने लगना, उच्चारण करने लगना, ऑटोमेटिक 2 दिन बाद खुद बोलना छोड़ देगा कि अरे भैया इनको मत बोलें, तो ऐसा सूत्र बोलेंगे हमें समझ से बाहर चला जाएगा। बोलो, पागल बोलने लगते हैं। कोई बात नहीं, आपका फायदा तो हो रहा है, काम करने से बच रहे हैं, साथ में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, माहेश्वर सूत्र याद हो जा रहा है। कोई कुछ भी बोले, क्या मतलब है? बोलो। अरे उज्ज्वला सिंह जी, कहाँ शक होगा? शक तो खुद ही शब्द है ना, ये कहाँ से हो जाएगा? शक में टी वर्ण कौन सा है? टी मैंने अचो अंत्यादि टी पढ़ाया था, मैंने कहा था कोई शब्द होगा, उस शब्द के अंतिम से जो पहला वर्ण होगा वो टी संज्ञक का, ऐसे श का आ। अब अंतिम से पहला वर्ण कौन सा दिख रहा है? आ। तो अगर अंतिम से पहले अच हो, अचो अंत्यादि टी, तो वही टी होता है। पूरा का है शक, पूरा का है टी होगा है? शक पूरा थोड़ी टी होगा, शक में एक ही वर्ण है आ। जिस कौन सा शक में टी संज्ञक वर्ण कौन सा है? आ है। कौन सा है जी? आ है। शक में टी संज्ञक वर्ण कौन सा है? आ है। और उसी टी का क्या होना है? पररूप हो जाना है, पर रूप हो जाना है। आओ कर देते हैं, तो ये आ जाके इसमें मिल जाएगा, इस आ का पर रूप हो जाएगा। तो इस वाले पर रूप यही तो होता है, पूर्व वाला जाके पर में मिल जाए। तो अब यहाँ पे क्या क्या बचेगा? ये ऐसे रहेगा, ये तो आ चला गया उस आ में, तो ऐसे हो जाएगा है, उसी में जाके मिल गया अंधु। अब आपस में वही बना लो, ये आ आएगा क में, क्या बन जाएगा? शकंधु। क्या शब्द बन गया? शकंधु बन गया कि नहीं बन गया मेरे छात्र? बताओ बताओ। शकंधु, शकंधु में पूछेगा कौन सी संधि है, तो क्या बताना है? बोलो, कहोगे पररूप संधि है। क्या से संधि है? पररूप संधि है। पूछेगा, बिल्कुल दीर्घ आ नहीं, ह्रस्व आ है। ठीक है जी। शकंधु शब्द में कौन सी संधि है? बोलो बोलो बोलो। तो पररूप संधि है। ठीक जी, बब्बी सिंह जी शुक्रिया, धन्यवाद भाई। आप लोगों की इस ईश्वर देख रहा है, बेहतर होगा आपके जीवन में है। ये इतनी मुश्किलों में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई है ना जी, कर्म पथ पर लगे हो, ये अच्छा लगता है सुनकर देखकर, है ना जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी इस इच्छा शक्ति के लिए। इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, बेहतर, बहुत बढ़िया, है ना जी। समझ गए ना जी?
पररूप वही सॉरी जो लिख के भेजें, वही सॉरी नहीं भेजने का है। क्यों? क्योंकि ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करने का। ठीक है, कौन सी संधि पूछेगा? शकंदु में कौन सी संधि? पेपर में क्या बताओगे? दीर्घ बताओगे, वृद्धि बताओगे, गुण बताओगे, पररूप या पूर्व रूप? तो कहना है शब्दवा याद कर लो, शकंदु में पररूप संधि होती है। और शकंद्वादिषु पररूपम। वैसे ही क्या है, इसके सारे उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसका मैं उदाहरण पूरा दे रहा हूं, भले एक सूत्र बच जाए ना जी। अब जैसे एक और होता है मनीषा, लिख लो, लिखो 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 लिखो, छापो भैया। मनस, ईशा, मनस धन ईशा। क्या जी? मनस धन ईशा। चलो मन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसके। सकंथादिश पर रूपम वाच्यम के सारे उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बता दे रहा हूं अभी से मेरे प्रिय छात्रों। मनस धन ईसा कैसे बनेगा इसको दिखा दे रहा हूं। अब मनस, पहले आप बताओ मनस में टी संज्ञा कौन? बताओ, लिख के भेजो जल्दी जल्दी। आएगा आएगा रेणु जी, आएगा। बोलो बोलो, पहले मनस शब्द में टी संज्ञा जल्दी लिख के भेजो, हम ऐसे नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, सारे छात्र बताएंगे। मनस धन ईशा, इसका आप बना के लाओगे, इसको आपका HW है, इसका ये आपका HW है। ठीक है जी। मार्त धन अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ये आपका HW है, ले जाओ ले जाओ करके आओ। और हम कसम रखा देंगे, अगर किताब देखा कहीं किताब देखा, कहीं से नकल किया, तो समझ लेना अपना खुद का एनालिसिस करना है कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम को आप कितना समझ पाए हो। गलती कर दो कोई दिक्कत नहीं, गलती करके तब सीखना, लेकिन पहले ये अपने मन से करना है। पतत धन अंजलि, मार्त धन अंडा, ठीक है जी। और शक धन अंधु तो मैंने बता ही दिया है, साथ में कर्क धन अंधु है, सकंधु करकंधु इत्यादि तैसे, ठीक है जी। रेणु जी कहने ई है, कहाँ से ई है भाई? मनस धन ईसा में टी संज्ञा कोण कौन सा है? मनस धन ईसा में टी संज्ञा कोण कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, क्या बनेगा? अब इतने स्टेप में करके दिखाना है, इतने स्टेप में करके दिखाना है ना जी। सारे लोग कहाँ भेजोगे? डिस्कशन वाले ग्रुप पे, ठीक है जी। ये करके आप डिस्कशन वाले ग्रुप पे बाकायदे उस पे करना, पेन और फोटो खींच के भेजना, डिस्कशन हम देखेंगे, ठीक है जी। देखें, अभी नहीं बताएंगे, करके आओ तो फिर हम बताएंगे इसको, ठीक है। नहीं बताएंगे, जाओ। एक बता दे रहा हूं, मनस धन ईसा बता दे रहा हूं, क्योंकि ये लोग बार बार गलत कर रहे हैं। मनस धन ईसा बता दे रहा हूं, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। मनस धन ईसा जो लिखा है मेरे प्रिय छात्र, मनस धन ईसा में आपका पहले पद का, प्रथम पद का टी वर्ण कौन सा है? मनस में टी वर्ण क्या है? तो मनस में टी वर्ण अस है। मैंने बताया है, जाके टी संज्ञा फिर से, टी संज्ञा वाली वीडियो फिर से देख लेना आप लोग, ठीक है जी। जो नहीं देखे हैं टी संज्ञा वाली वीडियो फिर से देख लेना। मनस में क्या है? टी संज्ञा वर्ण अस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, मा न आ स, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ईशा है, ठीक है जी। और सकंद्वादिश पररूपम वाच्यम कहता क्या है? जो प्रथम पद का टी होगा उसका पररूप हो जाता है, तो इसमें टी है अस, तो अस का पररूप हो जाएगा। पररूप मतलब बाद वाले वर्ण में, पर वाले वर्ण में जाके वो मिल जाएगा, तो अब ऐसे बन जाएगा ना, मन, आपका मन। और अस तो चला गया, तो इसमें ई में मिल गया, वो जाके समाहित हो गया, यही पररूप कहलाता है। अब ऐसा, अब आपस में जोड़ लो, ये ई आएगा ना पे, आ गया, वो आ गई कौन? मनीषा। तो सुनो मनीषा, अपना संधि विच्छेद जानो मनीषा, आई बात गई समझ में? मनीषा है तो ए मनीषा, मनस धन ईसा हो आप, ठीक है जी। और मनीषा आप में मनस में क्या है? अस है, समझे कि नहीं समझे? अब गलत मत करना, बता दे रहे हैं, जाके देख लीजिएगा, टी संज्ञा वाली वीडियो देख लीजिएगा। और ये सब हमको HW में चाहिए करके, और इतने स्टेप में करके दोगे, बता देना, डायरेक्ट नहीं लिखने का। हाँ जजुआर, इतने स्टेप में करके आप डिस्कशन वाले ग्रुप पे सारे छात्र भेजोगे, बता दे रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है जी। अगला लिख लेते हैं। देखो इसका आकार बड़ा होगा और कोई दिक्कत नहीं है।
और ये सूत्र आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम सूत्र से इसलिए पढ़ाते हैं, वार्तिक को मैं लिख कर इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि वहां से अर्थ निकाल के आपको समझाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आता है। ठीक है जी, तो लिख दे रहा हूं। चलो छापते हैं, देखते हैं कहां तक सफल होते हैं ना जी। लिखो, प्रवस्तर कंबल वसनार्ण दशानाम दशानाम ऋणे। ठीक है जी, प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। एकदम परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल सा है ना जी। अच्छा, फोटो नहीं जाती है तो आज हम वो सिक्योरिटी हटा देंगे, चिंता मत के, देखते रहेगा है वो। आप देख, मैं प्राइवेसी हटा दूंगा, आज उसको देखते रहेगा बस। प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशाना मृणे। चलिए मेरे साथ बोलो बोलो प्रवत्सर, बोलो बोलो प्रवत्सर, बोलो बोलो प्रवत्सर, जल्दी बोलो प्रवत्सर, मेरे साथ बोलो प्रवत्सर, बोलो 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 प्रवत्सर, फिर से बोलो प्रवत्सर, प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे। यहां मैं आपको लिख देता हूं क्या क्या शब्द है, तब बोलने में मजा आएगा। एक शब्द है प्रा, फिर वत्सर, फिर आपका कंबल जो ओढ़ते हो, फिर वसन, फिर ऋण, फिर दशान दश आम ऋणे। ऋणे है क्या, ऋणे शब्द है। क्या शब्द है जी, ऋणे शब्द है। ठीक है, 10 धन ऋणे। ठीक है जी, तो एक शब्द है प्रा, एक शब्द है वत्सर, प्रावत्सर। ठीक है, प्रावत्सर। एक शब्द है आपका बढ़िया वाला एकदम कंबल, पूरी ठंडी रोकेगा, चिंता मत करो। एक है वसन। ठीक है, एक यहां वसन, यहां ऋण, ये रेफ लगा है ना, तो एक शब्द है ऋण। एक है शब्द दशाना मतलब 10। ठीक है, और एक शब्द है ऋणे। इन सब के बाद ऋणे बाल के रामे, ऋणे मतलब बाद में आए, प्लस के बाद क्या होना चाहिए, ऋणे शब्द होना चाहिए। क्या, ऋण शब्द हो, है क्या हो भैया, कहेंगे ऋण शब्द हो। क्या हो, ऋणे मतलब ऋण शब्द हो। कुल मिला के ये समझो, कहीं पर आपको प्लस के पहले प्रा मिल जाए, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और 10, ये सारे शब्द मिल जाएं, और उसके बाद क्या आया हो, ऋण शब्द आया हो, तो वहां पर भी आपको गुण के स्थान पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत, कौनो समस्या तो नहीं है ना जी। वहां पे क्या हो जाएगा, प्रवत्सर कंबल वसनान दशाना ऋणे। सूत्र ये वार्तिक है, ये कहता है प्रावत्सर कंबल वसन ऋण और 10, इन शब्दों के बाद अगर ऋण शब्द आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बोलो बोलो बोलो, तो वहां पर मेरे प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, गुण के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। एक एक छोटा छोटा उदाहरण है, ज्यादा कठिन उदाहरण नहीं, एक आध दो बता दे रहा हूं, बाकी ज्यादा सब इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। जैसे प्राधन ऋणम, प्राधन ऋणम कैसे बनाओगे, प्रा में क्या है, प्रा में आ है। ठीक है, हलन कर दो, इधर ऋणम है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, आ के बाद री आता है तो अर होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर ऐसा होगा तो गुण के स्थान पर है, गुण के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है जी, गुण के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा। तो अर है तो अर का वृद्धि आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके प्र बच्चे, यहाँ एक बना के दिखाऊंगा बस, बाकी आप बना लेना। ठीक है जी, यहाँ आ आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रा। यहाँ ना क्या है, व्यंजन है, तो ये जो ये हाफ रहा है इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्राणम। क्या बन जाएगा, प्राणम। प्राणम में संधि कौन सी, प्रार, आर 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 की ध्वनि आ रही है, मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी। हाँ, अब आएगा समझ में, चिंता मत कीजिए। प्रारणम क्या बन गया जी, प्राणम। और मैंने कहा अपवाद में लिमिटेड उदाहरण मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बहुत
बहुत ज़्यादा उदाहरण, लिमिटेड उदाहरण है ना जी। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 उदाहरण होंगे बस। प्राणम, वत्सराणम, ठीक है जी, कंबलारणम, कंबल धन ऋण कंबलारणम, ठीक है, वसनारणम, ऋण, हाँ इसका देख लो, ऋण धन ऋणम, अगर आ गया ऋण धन ऋणम, ठीक है ना जी। तो ऋण धन ऋणम क्या बनेगा जी, बताओ, ऋण में क्या है, ये ऋण हलन कर दो, यहां आ निकाल लो, यहां पे री हो जाएगा। अब आपस में वही काम करना है, अर हो जाएगा, और अर है तो ये गुण है, गुण के स्थान पर हम वृद्धि आदेश करते हैं, ठीक है। ये आपका ऋण है, ठीक है ना जी। इधर आपका अणम बचा है, ठीक, आपस में वही काटो घोलो और लगा लो, काली मेहंदी जोड़ो और बना लो। तो क्या बन जाएगा, ये हलंत है, आ आएगा णा में, तो क्या बन जाएगा, ऋणारणम। ऋण के लिए जो ऋण लेते हैं वो कहलाता है ऋणारणम, ठीक है, ऋणारणम पहले लगा दिया, ठीक है, ऋणारणम, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, ऋणारणम बन गए री है, ठीक है जी। ऋण के लिए जो ऋण लिया जाता है वो क्या कहलाता है, ऋणारणम कहलाता है। एक और ये देख लो, बस ये 10 धन ऋणम, ये क्या बनेगा, दसारणम बन जाएगा। मैं इसको अब आप पूरा कर लीजिए, ठीक है जी। वसनारणम, कंबलारणम, और आपका क्या बन जाएगा जी, वसनारणम, वत्सरारणम, ठीक है जी, वत्सरारणम, ठीक है, यही बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, प्राणम, वत्सरारणम, कंबलारणम, वसनारणम, ऋणारणम और दसारणम, इन सब में संधि कौन सी संधि, तो का बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, तो कहोगे ना जी छात्रों, वृद्धि संधि हो रही, आर आर की ध्वनि आ रही है तो मतलब वृद्धि संधि होगी। कौनो दिक्कत, कौनो समस्या तो नहीं है ना जी। तो बस 2-3 और हैं, लेकिन जल्दी में करेंगे तो क्योंकि नेक्स्ट क्लास है आपकी, है ना जी, इसके बाद तो देरी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं प्रिय छात्रों। वो वीडियो आपको 1-2 सूत्र बचे हैं, 1-2 वार्तिक बचे हैं, उसको मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होने। तो बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी भी जो छात्र अभी यहाँ जुड़े हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, बस थोड़ा सा, जो टेलीग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किए हैं संस्कृत चंद्रा का है, वो ये वाला कैपिटल लेटर वाला है, ये संस्कृत, मैंने शायद लिंक भी शेयर किया था, नहीं किया था तो आप ये वाला टेलीग्राम, ये इंफॉर्मेशन का होता है संस्कृत चंद्रा। डिस्कशन वाला ग्रुप अलग है, उसमें आप, इसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन सारी जो मेन आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है सब संस्कृत चंद्रा, ये आपका मेन टेलीग्राम चैनल है संस्कृत। जब आप जाके कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करोगे तो ये ग्रुप आ जाएगा, संस्कृत चंद्रा के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है जी। और अपने मित्रों और दोस्तों को बताइए, अगर आपको पेड कोर्स लेना है फॉर पेड क्लास, पेड क्लास के लिए उनको कॉल करना है, कहाँ पर जी, है जी, 798578, है ना जी, 9062 पर, ठीक है जी। अपने दोस्तों मित्रों को बताएं, ठीक है जी। बाकी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। जो ना समझ में आया हो, बाउंसम गया हो, पहले तो HW करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या नहीं समझ, उसका हम निवारण करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।